अपराधी किसी दूसरी दुनिया से नहीं आते, अपने आसपास ही होते हैं। बेटी, घर कब आओगी? देखिए सुपर क्राइम टाइम, अपना ख्याल रखना। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। नेता, जनता के मार्गदर्शक, जनता की आवाज, जनता के नुमाइंदे। लोगों का नेता होने की वजह से उनके कंधों पर जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। वो जो करते हैं, कहते हैं, उसकी नजीर बनती है। लेकिन आजकल जो दौर चल रहा है उसमें नेता कहने सुनने की सारी हदें पार करते हुए नजर आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर विवादों में है। हैदराबाद की कोर्ट ने उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। ओवैसी ने कुछ दिन पहले आईएसआईएस से संबंधों के आरोप में गिरफ्तार किए गए कुछ नौजवानों की कानूनी मदद का ऐलान किया था। इन नौजवानों को एनआईए ने गिरफ्तार किया था, जो देश की प्रीमियर जांच एजेंसी है। ओवैसी के इस बयान की कई राजनीतिक दलों ने कड़ी आलोचना भी की थी, लेकिन अब उन पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश हुआ है। सवाल यह है कि क्या ओवैसी ने सच में ऐसा कुछ किया कि उन्हें लोग देशद्रोही करेंगे इसी मसले पर बड़ी बहस। लेकिन पहले देखिए मसला क्या है। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, देशद्रोह के केस में फंसे ओवैसी। Legal help for those accused arrested in Hyderabad. You are trying to make it a big issue. Why don't you understand that even if I don't give legal help, the courts of law will give them legal help. This is our democracy. This is how we do justice in our country. And what is wrong in that? एमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर विवाद में हैं। उन्होंने आईएसआईएस से संबंध रखने के आरोप में हैदराबाद से गिरफ्तार हुए 5 लड़कों की कानूनी मदद का ऐलान किया था, लेकिन उनका यह ऐलान विवादों में घिर गया। उनकी चौतरफा आलोचना हुई, यहाँ तक कि हैदराबाद की कोर्ट में एक वकील ने उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया। वकील करुणा सागर ने कोर्ट से ओवैसी के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया कि ओवैसी के खिलाफ धारा 124A यानी राजद्रोह कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। परिवार वाले, उनके रिश्तेदार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास आए हैं। स्वाभाविक है, वो वहाँ के एमपी चुनकर आते हैं कई सालों से, और उन्होंने ये गुहार लगाई थी कि उनके बच्चे बेकसूर है, उन्हें फंसाया जा रहा है। असद ओवैसी साहब ने उनसे सिर्फ इतना कहा था कि मैं आपको एक वकील दे सकता हूँ। ओवैसी पर आरोप ये लग रहे हैं कि वो आईएसआईएस से संबंध रखने वालों की मदद का ऐलान कर आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि ओवैसी लगातार ये दावा करते रहे हैं कि वो आईएसआईएस और उसकी विचारधारा की सख्त मुखालफत करते हैं। अरे जिस दिन तू नजर आएगा किसी मुसलमान को, और हमारी हमियत, हमारी गैरत और हमारी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जिस दिन तू नजर आएगा, याद रख बगदादी तेरे जिस्म के एक नहीं 100 टुकड़े करके बताएंगे हम इंशाअल्लाह। लेकिन तमाम दावों के बावजूद ओवैसी एक और विवाद में फंस गए। कई सियासी दल तो आईएस से संबंध रखने के आरोपी लड़कों की मदद के ऐलान के लिए उनकी गिरफ्तारी तक की मांग कर रहे हैं। भर्त्सना करते हैं वो बगदादी, आईएस सबके। दूसरी तरफ जिन लोगों पे आरोप आता है, मीडिया में कुछ सबूत छप जाते हैं, उनके लिए वो कहते हैं कि मैं उनको वकील दूंगा ताकि इनका बचाव हो सके। तो ये जो बात है, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाती है। हर वो व्यक्ति जो किसी भी भारत विरोधी गतिविधि में शामिल है, उसके खिलाफ, वो संगठन हो, समूह हो या व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की जिम्मेवारी प्रांतीय और केंद्रीय सरकारों की है, जो अवश्य होनी चाहिए। सवाल यह है कि क्या एक राजनेता के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी को गैर जिम्मेदाराना बयान देना चाहिए? क्यों जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं और ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से वो सुर्खियों में बने रहें? हम तो पूछेंगे, क्या आईएसआईएस से संबंधों के आरोपियों का समर्थन कर ओवैसी ने देशद्रोह किया है? आपकी राय महत्वपूर्ण है, इसलिए आज का सवाल एक बार वापस सुन ले। आज हम आपसे ये पूछ रहे हैं, क्या आईएसआईएस से संबंधों के आरोपियों का समर्थन कर ओवैसी ने देशद्रोह किया है? अगर आपका जवाब है हाँ तो HTP_Y लिखिए, अगर आपका जवाब है नहीं तो HTP_N लिखिए और अपनी राय 51818 पर भेज दीजिए। ट्विटर पर आप अपनी राय #HTP और #बुरे फंसे ओवैसी इनके जरिए दे सकते हैं। आप IBN खबर के फेसबुक पेज
और ट्विटर पेज पर भी अपनी राय शेयर कर सकते हैं, जिसको इस शो में हम लगातार स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे। इस मुद्दे पर बड़ी चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं नोएडा स्टूडियो से प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी, जो संघ विचारक है, मौलाना अंसार रजा, जो कि गरीब नवाज फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, विक्रम सिंह, जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं, दिल्ली से इस्लामी मामलों के जानकार फहीम बेग साहब जुड़ चुके हैं, मीम अफजल साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और मुंबई से बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम हमारे साथ हैं। फोन लाइन पर हमें इंतजार है। हमने लाइव शो में इनवाइट किया था कि एआईएमआईएम का कोई नेता आए। हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम फोन लाइन पर इम्तियाज जलील को साथ में ले पाए। लेकिन सबसे पहले, इसके पहले कि ये पूरी बातचीत, ये पूरा डिबेट राजनीति में उलझ जाए, राजनीतिक मसलों में उलझ जाए, मैं एक प्रोफेशनल की राय जानना चाहता हूं। विक्रम सिंह जी, आपसे आज डिबेट की शुरुआत कर रहा हूं। सीधा सीधा मेरा प्रश्न है कि अगर एनआईए, देश की प्रीमियर एजेंसी, ये कहती है कि आईएसआईएस से संबंध में हमने पहले लोगों को गिरफ्तार किया और उनमें से हमें समझ में आया कि ये लोग हैं जिनके खिलाफ कुछ केस बन रहा है, उसके बाद अगर कोई देश का नेता सामने आता है और खुलकर लीगल एड का अनाउंसमेंट करता है, उनका पक्षधर बनता है, क्या इस केस के आगे की जांच को प्रभावित कर सकता है, नहीं कर सकता है? एक पुलिस ऑफिसर के रूप में आप जब अपने समय में जाकर देखते हैं तो क्या नजर आता है आपको? आकाश जी, बड़ा माकूल प्रश्न है आपका, लेकिन सबसे पहले जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्ति हैं उनको एनआईए ने गिरफ्तार किया है, किसी चौकी की पुलिस ने नहीं किया है। आपने सही कहा, एनआईए की विश्वसनीयता सर्वोपरि है और उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना अथवा लीगल एड की पेशकश करना, लीगल एड जो दी जाती है तो संविधान के आर्टिकल 39A के अंतर्गत दी जाती है और उसमें स्टेट की जिम्मेदारी है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी किसी की नहीं है कि वो कानूनी सहायता उपलब्ध कराए। इससे बहुत ही गलत और नकारात्मक संदेश जाता है कि आप राष्ट्र विरोधी तत्व के बगल में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। कल को फांसी देने वाले जल्लादों की बड़ी कमी है। मैं कह दूं कि फांसी देने के लिए मैं अपनी सेवाएं अर्पित कर रहा हूं, ये उतना ही हास्यास्पद, अवैधानिक और इल्लीगल होगा जितना कि ये कहना कि मैं वकील करूंगा। आप अगर बहुत गंभीर थे न्यायोचित कार्रवाई के लिए तो आप उनको ये कह सकते थे कि जब आप दोषमुक्त हो जाते हैं तब हम आपके बारे में कार्रवाई करेंगे, अपील करेंगे आगे। लेकिन जब तक आपके ऊपर आरोप हैं और न्यायालय में आपका मामला विचाराधीन है, तब तक मदद की पेशकश करना भी औचित्यपूर्ण नहीं है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए कि सभी राजनीतिक दलों ने इसकी भर्त्सना की है और भर्त्सना के योग्य यह स्टेटमेंट है भी। जफर इस्लाम साहब, विक्रम सिंह जी की राय हमने सुनी और मैं अलग अलग मेहमानों के पास भी जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपके पास अब इसके बाद इसलिए आ रहा हूं क्योंकि जहां तक एआईएमआईएम का सवाल है तो वो ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब जो कर रहे हैं उसमें कुछ गलत नहीं है। पहली बात तो जब तक कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर ये प्रूव नहीं हो जाता कि ये जो युवा हैं जिनको पकड़ा गया है, एनआईए ने पकड़ा है, कोर्ट में साबित नहीं हो जाता कि ये निर्दोष हैं या नहीं, तब तक इन्हें इनोसेंट ही माना जाना चाहिए। और अगर ऐसा है तो फिर लीगल एड देना क्यों गलत है? देखिए, ये पूरा मामला जो है वो समझने की ज़रूरत है। इसमें ओवैसी जी जो है, जो उन्होंने जिस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल किया और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को प्रोपगेट किया, इस पूरे मामले में उससे साफ साफ एक चीज़ दर्शाता है कि वो इस चीज़ को लोगों को चाहते थे कि जाने कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। उसकी वजह दो है। एक तो वो वजह है कि ये वाकई समाज में को बांट कर रखना चाहते हैं, समाज को डिवाइड करना चाहते हैं और गलत राह पे ले जाना चाहते हैं मुस्लिम समाज को, एक तो है। दूसरी चीज़ ये है कि वो ऐसे लोग जो गुमराह हैं उनको और गुमराही की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो मैं उनको पूरे दोषी ठहराता हूं इस पूरे काम के लिए और उन पर ज़रूर ऐसे कार्रवाई करनी चाहिए जो कि आगे आने वाले दिनों में लोगों को सबक हो कि इस तरह के लोगों को गुमराह नहीं करने के बजाय उनको रास्ता में लेके आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कहूँगा कि देखिए, ये पूरे मामले में जो है इनको मालूम है, खुद वो लॉयर हैं, उनको इस चीज़ की पूरी मालूमात है कि ऐसे लोग जो पकड़े जाते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि उनको लीगल सपोर्ट मिले, तो उनको इसकी पेशकश करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए बिल्कुल समक्ष है कि वो हर तरह की प्रोविज़न देता है उसमें, और लोगों को लीगल एड मिलता है ऐसे लोगों को। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने इसलिए कहा ये सारी बातें, इसलिए कि आप देख रहे हैं कि दुनिया में हर जगह
लोग इसका बहिष्कार कर रहे हैं, आईएस का बहिष्कार कर रहे हैं जिस तरह के सपोर्ट में है। और यहाँ पर एक एनआईए जो हमारी जो सबसे सुप्रीम एजेंसी है, जिसने देखिए इसने, और उनके पास ट्रैक रिकॉर्ड भी है, अगर बैक टेस्टिंग करें तो ट्रैक रिकॉर्ड भी है कि उन्होंने दिल्ली में पकड़ा लोगों को, जिसके पास प्रूफ थे, जिसके बारे में प्रूफ थे उसको रखा, फर्दर इन्वेस्टिगेट किया, अरेस्ट किया, जिसके बारे में नहीं था उसको छोड़ दिया। बिल्कुल क्लियर उनके पास ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड उनका एनआईए के बारे में था कि नेशनल एनडीए की गवर्नमेंट में जब से है एनआईए एक्टिव है और हर तरह से उन लोगों को सिर्फ पकड़ रही है जो इसमें दोषी दिखे जा रहे हैं, जिनके बारे में प्रूफ है। जो लोग नहीं है, जो बेगुनाह है, उनको उसी वक्त छोड़ देती है, ना कि जो यूपीए गवर्नमेंट में जिस तरह से 10-10, 20-20 साल हुआ कोर्ट से उनको छुटकारा मिला। तो इनको अच्छे तरह से, लेकिन इन्होंने पॉलिटिसाइज किया, गुमराह किया और हमारे मुस्लिम समाज को उन्होंने बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया है गुमराह करने के लिए। उनको इस इन पे बड़ी से कार्रवाई होनी चाहिए और मुझे लगता है कि ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे आने वाले दिनों में कोई भी इंसान इस तरह से गलत सपोर्ट देके लोगों को गुमराह ना करे। एक क्लैरिफिकेशन मैं आपसे चाहता हूं। जो एएमआईएम की तरफ से एक आर्टिकल आया है उसके अंदर ये बताया गया है कि उनका आरोप ये है कि के करुणासागर जो याचिका करता है, जिनकी याचिका के बाद कोर्ट ने ये केस दर्ज करने की बात कही है, वो बीजेपी के लीगल और लेजिस्लेटिव सेल जो है ग्रेटर हैदराबाद का, उसके कन्वीनर है। ये सही है कि नहीं? देखिए, मैं उसकी पुष्टि नहीं कर सकता इसलिए कि इसके मालूमात मुझे नहीं है, लेकिन अगर हो ना हो, दोनों हालात में कहते हैं कि एक भारतीय होने के नाते उसको अधिकार है कि ऐसे लोगों को सही सबक सिखाने के लिए कोर्ट के में पेशकश करनी चाहिए और उसने सही, अगर कोई भी इंसान अगर इस तरह की राह लेता है तो मैं उसके समर्थन में हूं। ठीक है, प्रोग्राम के एंड तक भी अगर आप क्लैरिफाई कर सके, अगर आप तक इंफॉर्मेशन आया तो जरूर बताएं, लेकिन ये थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन जरूरी था। मीम अफजल साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, फहीम साहब मैं जानता हूं मैं आप बोलना चाह रहे हैं, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन मीम अफजल साहब मैं आपसे पहले ये जानना चाहता हूं कि कई पार्टियों ने खुलकर ये बात कही है कि ओवैसी जो काम कर रहे हैं ये सही नहीं है। कांग्रेस पार्टी की राय इस पर स्पष्टता क्या है? एक कांग्रेस पार्टी की राय यह है कि चाहे ओवैसी हो, चाहे साध्वी हो, चाहे दूसरे लोग हों, इस तरह की जो बांटने की राजनीति करने वाले लोग हैं, कांग्रेस पार्टी ने कभी उनको ना सपोर्ट किया है और ना कभी करेंगे। मैं उससे आगे बढ़कर एक और बात कहना चाहता हूँ। ये लीगल मामला है, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए हैं और रोज़ाना कोर्ट बहुत सारे ऑर्डर करती है, इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स करती हैं, उस पर टीवी शोज़ तो नहीं होते हैं। मैं आज आपके चैनल पर एक बहुत ख़ास बात ये कहना चाहता हूँ। मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ आपके चैनल की और हमेशा आपके यहाँ आता हूँ। मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि हर सुबह उठने के बाद हम आजकल 2-4 चीज़ें 5 चीज़ें जो हैं उसी पर बहस होते हुए देखते रहते हैं। या तो वो वैसी होते हैं, या जाकिर नायक होते हैं, या पाकिस्तान के ताल्लुक़ से कुछ होता है। कभी पाकिस्तानियों को बिठाकर चैनल के ऊपर हिंदुओं को गालियाँ देने की इजाज़त दे दी जाती है और उसके नतीजे यहाँ पर जो निकलते हैं वो मैं देख रहा हूँ। मैं बहुत संजीदगी के साथ आपसे कह रहा हूँ, आप बहुत ही वरिष्ठ और बहुत अच्छे और संयम वाले एक एंकर हैं, आप भड़काऊ वाले एंकर नहीं हैं, माफ कीजिएगा। और हम भी लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पूरे ध्यान से सुनते हैं और अभी भी सुन रहे हैं। इस पर बहस होनी चाहिए? क्या इस पर बहस होनी चाहिए? क्या मुझे बताइए कि अवैसी साहब कितने इंपॉर्टेंट आदमी हैं। एक कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन जीतते हैं, 8-10 या 4-6 एमएलए हैं उनके पास। उसके बाद बिहार गए, जमानतें जब्त हो गई। उससे पहले कर्नाटक में उन्होंने कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ा, 32 कैंडिडेट थे, सबकी जमानत जब्त हो गई। उनको आज ना मुसलमान एक्सेप्ट कर रहा है, ना उनको दूसरे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मेरी समझ में नहीं आता कि अवैसी साहब जो हैं, इनके ताल्लुक से मीडिया इतना सेंसिटिव होकर के क्यों उसको हाईलाइट करता है। और अवैसी की शक्ल में हमें टेलीविजन चैनल पर यह लगता है जैसे मुसलमानों के ताल्लुक से बात हो रही है और पूरी कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। डायरेक्ट नहीं किया जाता, इनडायरेक्ट किया जाता है। और मुझे इस बात पर सख्त एतराज़ है। मैं देख रहा हूं कि आजकल जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं और जिस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है, उससे देश में एक डिवीजन पैदा हो रहा है, नफरत बढ़ रही है और एक खास कम्युनिटी के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। मैं भी उसी से ताल्लुक रखता हूं। 25 साल से मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूं, आप भी जानते हैं। 25 साल से पॉलिटिक्स कर रहा हूं, मैंने तो आज तक कोई ऐसा बयान नहीं दिया, कभी मेरे लिए तो कभी किसी ने, या मेरे जैसे दूसरे बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं, वो एक एप्रिसिएशन के दो लफ्ज़ जो हैं
वो किसी ने टेलीविजन चैनल पर नहीं बोले। जो अच्छी पॉलिटिक्स करने वाले हैं उनको जगह क्यों नहीं मिलती? ओवैसी साहब कौन सा ऐसा मुझे बताइए कि एक तो माइनॉरिटी से आते हैं और माइनॉरिटी के अंदर भी माइनॉरिटी है, वो माइनॉरिटी के अंदर भी माइनॉरिटी है, बिल्कुल मामूली सी, और जिसकी कोई हैसियत मैं नहीं समझता हूं, लेकिन उनको अपने साइज से बड़ा बना के, मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर ने गुजरात में यह दावा किया कि अवैसी और अमित शाह की मुलाकात हुई थी और ये मिलजुल करके काम हो रहा है, मुझे लगता है शायद उसके अंदर हकीकत है और आप फंस रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह से। और मेरे ख्याल से देखिए यूपी का इलेक्शन है, मैं आपको कह रहा हूं, सुनिए मेरी बात, आप मुझे बाद में मत बोलने दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन से पहले भारतीय जनता पार्टी की राजनीति यह है कि कॉमन प्रॉब्लम को डिस्कस ना किया जाए, आम लोगों की चीजों को डिस्कस ना किया जाए, महंगाई पर कोई बात ना हो, बाकी दूसरी चीजों पर कोई बात ना हो, मोदी जी ने जो वादे किए हैं उसके बारे में कोई सवाल ना पूछे, बस ये बताओ हर वक्त देश खतरे में है और एक कम्युनिटी से खतरे में है। मुझे बहुत शर्म आती है, मुझे अपने आप को मैं महसूस करता हूं कि मुझे भी रोज कैटेगरी में खड़ा होता हूं, जब अवैसी कैटेगरी में खड़े होते हैं, जब जाकिर खड़े होते हैं, मैं कभी उनकी हिमायत नहीं की है, मैंने उनकी मुखालफत की है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको इस तरह के प्रोग्राम दिखाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ठीक है, देश के अंदर इतने मसले हैं, कहीं सैलाब आ रहा है, कहीं आफत आ रही है, कई लोग परेशान हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, उस पर भी प्रोग्राम होने चाहिए। ठीक है, अब आपकी इजाजत से बोल रहा हूं, दो तीन चीजें। सबसे पहले तो सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि आपका जो अंदर का गुस्सा है आज बहुत सारे लोगों को हो सकता है, और जो भी ईमानदार व्यक्ति होगा उसका रिएक्शन ऐसा ही होगा जो आपका हो रहा है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, और ये बात मैं पूरी तरह समझता हूं। और आपने जो कहा, मैंने पूरी बात, मुझे फख्र है, मैंने कोई बेईमानी नहीं की, बिल्कुल, मैंने कभी जिंदगी में ऐसा बयान नहीं दिया, बिल्कुल, और मैं ही नहीं, मतलब देश के कई लोग हैं जो आपको दशकों से देखते आ रहे हैं। हिंदुस्तान का टीवी चैनल दिखा रहा होगा, लेकिन मैं उससे पहले मर जाना पसंद करूंगा। ठीक, लेकिन ये जो मुद्दे बनते हैं, ये क्यों बनते हैं? यहां पे ओवैसी हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, यहां पे महत्वपूर्ण है आईएसआईएस, यहां पे महत्वपूर्ण है देश के युवा। आईएसआईएस जो दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है, यूरोप के अंदर हमले कर रहा है, मिडिल ईस्ट पूरा डिस्टर्ब्ड है, भारत के अंदर अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है, जगह जगह पर उसको ऐसे लोग मिल रहे हैं जो उसकी मदद कर रहे हैं, और ऐसे लोग मिल रहे हैं जो उनकी तरफ से लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात लेकिन जरूर बोलूंगा, कानून अपना काम कर रहा है, एक बात जरूर बोलूंगा, 5 लोग ओवैसी साहब ने हम सब उनकी आलोचना कर रहे हैं, खिलाफ भी काम कर रहा है, हम सब असदुद्दीन ओवैसी की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा, उनकी पार्टी का कोई यहाँ नहीं, इसलिए मेरा बोलना जरूरी हो जाता है। आईएसआईएस के ऊपर जो उन्होंने बयान दिया है, जिस तरह से खुलकर चुनौती उन्होंने आईएसआईएस को दी है, जिस तरह से उन्होंने मुस्लिम युवकों को भी आईएसआईएस से बचाने की पूरी कोशिश की है, वो भी अपनी जगह है। उतनी मजबूती से भारत के अंदर कोई बोला नहीं है, उसको हाईलाइट करने की जरूरत है ना, बहुत ज्यादा। हाँ, लेकिन ओवैसी महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पे आईएसआईएस का खतरा देश के लिए महत्वपूर्ण है। अंसर रजा साहब, ऐसा है, मीम अफजल साहब ने जो बात कही है, मैं समझता हूं कि तमाम मीडिया के लोगों को इस बात पर गौर करना चाहिए, जो बिल्कुल, इसलिए हमने पूरा जो लंबी बात बोली पूरी ध्यान से सुनी है। एक बात उन्होंने जो आज कही है, मैं आपका भी ध्यान चाहूंगा, मीम अफजल साहब का, बिहार चुनाव से पहले और उसके बाद जब मोहन भागवत जी ने नागपुर में ये कहा था कि हमें लोगों को वंदे मातरम कहना सिखाना होगा, मैं आपके चैनल की बात कर रहा हूं, यही डिबेट करके गया था, 5 दिन के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब ऐलान करते हैं कि चाहे मेरी गर्दन पे छुरी रख दो तब भी मैं नहीं बोलूंगा। मोहन भागवत ने ओवैसी से नहीं कहा था तुम वंदे मातरम को, तुम भारत माता की जय बोलो, लेकिन 5 दिन के बाद ओवैसी निकल करके आते हैं और तमाम टीवी चैनलों पर डिबेट हो रही है। यही असदुद्दीन ओवैसी पहली बार एमपी बन करके नहीं आए हैं, कई बार बन चुके हैं। मोदी सरकार के आने से पहले क्या इनकी औकात थी, ये सब जानते हैं। एक शेर से अपनी बात को शुरू करता हूं, किसी को क्या गरज सोचे तुझे नीचा दिखाने को, तेरे अमाल काफी है तेरी हस्ती मिटाने को। ओवैसी साहब जो भी बयान दे रहे हैं, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में अपने आप को जिंदा रखने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं, वरना यही ओवैसी है। नहीं, लेकिन एक मिनट सुन लीजिए, मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैं जहां आना चाह रहा हूं पहले मुझे वहां आ जाने दीजिए। ये वही ओवैसी साहब हैं जैसे अभी आपने कहा कि इतनी जोरदार तरीके से आईएस की मजम्मत किसी ने नहीं की जितनी ओवैसी ने की, तो आपको ये बात भी कहनी चाहिए कि अकबरुद्दीन ने भी तो कहा था कि 15 मिनट के लिए भारत की पुलिस हटा दो तो हम हिंदुओं को देख लेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्यों नहीं दोहराया आपने? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तमाम चीजें सब
इसलिए बोली जाती हैं ताकि हम जिंदा रहें, हमें मीडिया दिखाती रहे। और मैं तो समझता हूं कि जानबूझ करके मीडिया बाकायदा तौर पे प्लानिंग के तहत ओवैसी को हाईलाइट कर रही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए कहां से इशारे हो रहे हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन हम एक बात कहते हैं, बिहार की जनता को मैं सलाम करता हूं कि ओवैसी को बैरन लौटा दिया है, और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, जनता बहुत समझदार है। वो जहां एक तरफ अगर बीजेपी का और ओवैसी का खेल है तो वो भी देख रही है, और जहां सामने आ रहा है, और वहां वो ये भी पूछेगी कि जब कांग्रेस पार्टी के साथ में ओवैसी थे तब तो ऐसी बातें ओवैसी को लेकर नहीं होती थी, कभी डिबेट नहीं हुई ओवैसी को लेकर। अवनीश जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं, जहां तक ओवैसी का सवाल है वो सीधी बात कर रहे हैं, एआईएम ये पूछ रहा है कि अगर कोई अभी तक दोषी प्रूव नहीं हुआ है उसको मैं लीगल एड दे रहा हूं तो गलत क्या कर रहा हूं? नहीं आकाश जी, बात की शुरुआत, आज की बहस की शुरुआत बहुत अच्छे पॉइंट से हुई थी कि कुछ मसले ऐसे हैं राष्ट्र की राजनीति के संदर्भ में, राष्ट्र के संदर्भ में जहां पर राजनीति नहीं आनी चाहिए बीच में। लेकिन दुख इस बात का है कि हर बात में राजनीतिक चश्मे से देख करके विषय पर बहस की जाती है। आज सारा गुस्सा आज के दिन में ओवैसी पर अगर आप बहस कर रहे हैं तो उस माध्यम से भी आप मीडिया की समीक्षा करके, मीडिया की आलोचना करके आप ओवैसी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। एक बात आपने सही कहा, आज वो मोदी के साथ ओवैसी के साथ नजर आ रहे हैं जिसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार को बचाने के लिए एमआईएम का वोट लिया गया था कि नहीं लिया गया था, और हर मुद्दे पर कांग्रेस ने उनका साथ लिया है कि नहीं लिया अब तक। इसलिए मैं इस बात को कहना नहीं चाहता था, इस बात को बिल्कुल नहीं कहना चाहता था, क्योंकि कुछ चीजें, राष्ट्रीय सुरक्षा की जो नीति है, राष्ट्रीय सुरक्षा की जो हमारा प्रश्न है, हमारा आतंकवाद के खिलाफ पूरा समाज, पूरा देश, पूरा राष्ट्र एकमुष्ट होकर के खड़ा हो, इस बात को लेकर के मैं राजनीति को लाना नहीं चाहता था। लेकिन दुख की बात यह कि उत्तर प्रदेश के चुनाव, मीम अफजल जी ने बहुत बढ़िया बात की, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा, आपने कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन आपने बाटला हाउस एनकाउंटर के पक्ष में भी तो नहीं बोला कि हाँ वह एनकाउंटर ठीक था। आपने ये भी तो नहीं कभी बोला मीम अफजल साहब, एनआईए सुप्रीम है, जहां मोहनचंद शर्मा शहीद हुए थे, उनके शहादत का उपहास उड़ाया गया, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए कांग्रेसी नेताओं द्वारा। मैं नहीं बोलना चाहता था, आज मैं राजनीति की दृष्टि से नहीं बोलना चाहता था, लेकिन मुझे मजबूर होकर बोलना पड़ता है कि हर चीज को, इम्तियाज जलील हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक उनकी बात सुनना जरूरी है, लेकिन इम्तियाज जलील साहब मुझे बताइए, राजनीतिक दल एक तरफ नजर आ रहे हैं आपके खिलाफ और ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ राजनीति करते हैं, और इसीलिए इसका पब्लिक अनाउंसमेंट किया। लीगल एड तो आप उनको यूं भी दे सकते थे, लेकिन पब्लिक अनाउंसमेंट करने का मतलब साफ है कि देश को मालूम पड़े और लोगों को मालूम पड़े कि जो लोग आईएसआईएस के से संबंध होने का जिन पर आरोप है उनकी मदद करने के लिए आप सामने खड़े। जी देखिए, आप जो कह रहे हैं आकाश जी, अगर आज से 10 साल पहले, आधा सेकंड, एक सेकंड लूंगा। जी मैं जो आपने कहा अभी, आपको मालूम है जिस वक्त अवैसी साहब ने बयान दिया, मैंने कहा था अगर वो लीगल एड दे रहे हैं तो कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। लीगल एड आज बहुत सारे लोगों को दी गई है, 10-10, 15-15 साल के बाद लोग रिहा हुए हैं उस लीगल एड के नतीजे में, लेकिन उन्होंने जो ऐलान किया वो राजनीति थी उनकी। ठीक, और मैंने उसको कंडेम किया था कि उनको जरूरत नहीं थी ऐलान करने की। जलील साहब जवाब दीजिए। उनकी 95% जो तकरीर थी वो आईएसआई के खिलाफ थी, उसी में उन्होंने 5% तकरीर में ये ऐलान भी किया, और 5% तकरीर तो उनकी चल रही थी, आज पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है। जो 95% उन्होंने कहा, जलील साहब को भी बोलने दें, उनके ऊपर सब आरोप लगा रहे हैं, उनको बोलने दें। जी देखिए साहब, आज से 10 साल पहले जब मालेगांव के लड़कों को उठाया गया था आतंक के मामले में, तो मीडिया में इसी तरह के सवाल आए थे। उस वक्त हमने कहा था कि साहब ये लड़के बेकसूर है। मजलिस ने चीख कर कहा था कि ये बच्चों को बेकसूर फंसाया जा रहा है। 5.5 साल ये लड़कों ने है तो जेल के पीछे गुजारे। 10 साल के बाद अदालत का फैसला आया और ये कहा गया कि ये बच्चे बेकसूर है। आज वो लड़कों की जिंदगी 10 साल के बाद कैसी है, कभी मालेगांव जाकर देखिए। ये लड़कों को जब पकड़ा गया तो हमने ये कभी नहीं कहा कि हम आतंक का समर्थन कर रहे हैं या आईएसआईएस का किसी भी लिहाज से कोई समर्थन करने का सोच भी सकता है, लेकिन हकीकत यही है कि अगर उनके परिवार वाले आके कहते हैं और ये कहते हैं कि साहब देखिए बच्चे को फंसाया जा रहा है, तो कभी भी जलील साहब उन्हें मौका में लाने की क्या जरूरत थी? ये इंसाफ देखिए, सवाल ये है कि हम किससे डर के और किससे छुप के हम ये कहेंगे। हमें अगर कहना है तो हम बिल्कुल कर रहे हैं। जलील साहब आप जो बोल रहे हैं इस पर बहुत सारे लोग अभी बात करना चाहते हैं, आपसे और सवाल पूछना चाहते हैं।
हम तो पूछेंगे में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं और एआईएमआईएम के इम्तियाज जलील साहब हमारे साथ हैं और भी मेहमान हमारे साथ हैं। मैं सभी के पास जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले इम्तियाज साहब, कांग्रेस का आरोप है, कुछ और दल भी आरोप लगा रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से ओवैसी साहब सुर्खियों में बने रहे, एआईएमआईएम सुर्खियों में बनी रहे। जब वो इस तरह की बात कहते हैं ओवैसी साहब कि मैं उस जलील बगदादी से कहना चाहूंगा, जिस दिन तू किसी सच्चे मुसलमान के हाथों पड़ जाएगा तो तेरे जिंदा जिस्म के 100 टुकड़े करेंगे। एक तरफ जब वो ये बोलते हैं तो वाहवाही बरसते हैं, और उसी के साथ आईएसआई से जुड़े जो युवाओं को 11 में से 5 के ऊपर कार्रवाई करती है एनआईए, तो वो उनकी लीगल एड के लिए सामने आ जाते हैं। ये सिर्फ राजनीति नहीं तो क्या है? जी देखिए, आपने ये बिल्कुल सही कहा है कि हमारे ऊपर ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि हम सुर्खियों में रहना चाहते हैं। तो अब मैं आपको एक और बात कह देना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी हमें इसमें मदद कर रहा है। जैसे पिछले हफ्ते महाराष्ट्र के 191 पॉलिटिकल पार्टीज को डी रजिस्टर किया गया। उसमें सबसे ज्यादा सुर्खियां अगर किसी ने बटोरी है, हेडलाइन अगर किसी ने चलाई है, इंक्लूडिंग आपके चैनल में, तो वो सिर्फ और सिर्फ मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन 190 पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आपकी चुनाव आप खुश हो रहे हैं? नहीं तो आपने तो अपनी डिसएडवांटेज को, जो आपकी अपनी गलती थी कि आपने टाइम पे डॉक्यूमेंट नहीं दिए, उसको भी आप अपनी एडवांटेज बना रहे हैं। बात सुर्खियों की हो रही है। मतलब सुर्खियों में तो अकबरुद्दीन भी तो कहकर के सुर्खियों में रहते हैं। आपने सिर्फ एमआईएम पार्टी को ही सुर्खियों में क्यों लेके आया? क्योंकि साहब आप जानते हैं कि आने वाले चुनाव के अंदर मजलिस एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरने वाली देख लिया बिहार में देख लिया जी साहब। 6 सीट के अपने चुनाव लड़े थे, जमानत नहीं बचा सके। आपका अगर गणित सही है तो महाराष्ट्र के अंदर हमने 24 सीटें लड़े थे साहब। कितने जीते? कांग्रेस को और जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज है उनको हार खानी पड़ी है, तो वो हमारी वजह से नहीं था। आप ही की वजह से आपने जानबूझ करके बीजेपी से नूरा कुश्ती की है। आप किसको समझा रहे हो यार? दुनिया में बात पूरी रहने जलील साहब, बात पूरी करें पहले। मैं फहीम बेग के पास जाऊंगा उसके बाद। जी देखिए, ये नूरा कुश्ती और ये जो आप अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये जिस दिन हम मैदान के अखाड़े में उतरेंगे तो उस दिन पता चलेगा कि कौन सिख होने वाला है और कौन पाक होने वाला है। अब आप जो आरोप लगाते हैं, जहां तक साहब ये बच्चों का मामला है, ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ। मालेगांव से रिहा हुए जो आतंक के मामले में जो कांग्रेस की सरकार ने उन ठीक है जलील साहब साथ में ही रहे। फहीम बेग थोड़ी देर से बोलने की कोशिश कर रहे हैं। फहीम बेग साहब के पास पहले जाएंगे। फहीम बेग साहब, जलील साहब लौटूंगा आपके पास। फहीम बेग साहब, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। आकाश जी, तमाम हमारे मेहमानों की बात मैंने सुनी, सबने अपनी अपनी बात रखी। इस बात के दो पहलू हैं जो ओवैसी साहब ने जिस तरह का ये काम किया है। देखिए, सबसे पहले इसको अगर देखा जाए तो ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। अगर ओवैसी साहब को किसी भी तरह की मदद करनी थी तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जमीयत उलमा हिंद काफ़ी सालों से इस तरह की मदद ऐसे नौजवानों की करती आई है जिनको किसी भी इल्ज़ाम में आरोपी बनाकर पकड़ा जाता है या गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन उसका पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं करते। सभी को ये अधिकार है और हमारा हिंदुस्तान तो, हाँ मैंने कहा ना, मैं बता रहा हूँ उसके दो पहलू। पहला पहलू आप सुन लीजिए। पहला पहलू यह है कि उन्होंने पॉलिटिकल स्टंट किया ताकि उनको थोड़ा पब्लिसिटी मिले। और दूसरी बात यह भी बता दूं कि जब आरएसएस ये काम करता है तो कोई सवाल नहीं उठता। जब आरएसएस क्या काम करता है तो सवाल नहीं उठता। बोलिए कैप्टन पुरोहित को जब आरएसएस जी तब तो इस तरह की डिबेट्स नहीं होती, तब तो कोई बात नहीं होती। भाजपा और उनके सारे संगी दोस्त, जब नाथूराम गॉडसे जो देश का सबसे पहला आतंकवादी था जिसने मेरे बापू को मारा, जब उसका मंदिर बनाया जाता है, उसको महामंडन किया जाता है, तब तो कोई आवाज नहीं उठती। मैं ओवैसी का साथी नहीं हूं, ना उनका फॉलोवर हूं, ना उनका किसी से किसी तरह का मेरा संबंध है। मगर सिक्के का दूसरे पहलू जिसको यहां उठाया जा रहा है या जिसकी विवेचना करनी चाहिए उस पर कोई बात नहीं होती। इनको बड़ा पाक साफ बता दिया जाता है। और दूसरी बात, एक हमारे जो गृह सचिव रह चुके हैं, आज वो भाजपा के एमपी बने हैं, इन्होंने ही सबसे पहले कहा था हिंदू आतंकवाद जब साध्वी प्रज्ञा को पकड़ा गया था। और कल मैंने किसी चैनल पे सुना वो आज दूसरे आतंकवाद का नाम ले रहे हैं। तो ये दो मुखौटे पहनकर हमारे ये भाजपाई हैं,
ये क्या साबित करना चाहते हैं? एक क्या मिनट इनका आपने वर्चस्व सीधा आरोप सिर्फ लगाया सत्ता आरएसएस हासिल और करने उनकी के लिए है? विचारधारा पे। क्या अभिजीत ये जी को लोगों जवाब को देने दें। बांटने के लिए है क्या? लौटता हूं आपके पास। जी अभिजीत जी जी। जी 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 ये फहीम मुल्क को साहब। डिवीजन की तरफ ले जा रहे हैं, ये मुल्क को बांटने की तरफ ले जा रहे हैं। जी ठीक है अभिजीत जी। आकाश जी बार बार रोज रोज हेलो। उसी बात को कह करके मैं उस बात को करना नहीं चाहता। नाथूराम गोडसे को संघ ने कभी कोई समर्थन नहीं दिया, कभी कोई समर्थन नहीं दिया। और अगर ऐसा था तो संघ पर मंदिर प्रतिबंध बनाया, लगाने उसका पूजा हो फहीम रहा है, साहब, उसको शहीद कहा जा रहा है। फहीम साहब सुन तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए ना फहीम साहब, सुन लीजिए कि 48 में संघ पर प्रतिबंध लगा और उसके बाद प्रतिबंध हटा, तो क्या उस समय ये नहीं बात मालूम चल गई कि गांधी की हत्या में, गांधी के किसी भी तरह के उस हत्याकांड में संघ का कोई हाथ नहीं था? ये बिल्कुल साफ सी स्पष्ट सी बात है। मैं इस बात को इसलिए कि ये आरोप है, निराधार आरोप है, इस पर बात करने की जरूरत नहीं है कोई। लेकिन अरे आपका ही तो लेकिन कार्यकर्ता राजनीतिक था, वो आपका फॉलोवर था। संघ चूंकि राजनीति में अरे पड़ता आपका नहीं। ही फॉलोवर था वो, आपकी संघ की जितनी भी शाखाएं थी उसमें भाग लेने वाला था। क्या बात कर रहे हैं आप कि आपका कोई ताल्लुक नहीं था? अगर उसने गलत काम कर दिया, किसी को मार दिया, तो आप उससे अपना पीछा छुड़ा लेंगे? इस प्रकार से जाकिर नायक को जो इल्जाम लग रहा है कि उसका फॉलोवर था बांग्लादेश में जिसने बम धमाका किया, तो इसका मतलब फिर वो भी गलत है। आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए। मतलब आप जो करे वो पुण्य, दूसरा जो करे पाप। नहीं सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए। संघ की शाखा में आने से संघ की योजना से हत्याकांड हुआ क्या? वो संघ ने उसको आदेश दिया था? हेलो, आप बताइए। आप अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, कांग्रेस का बात है, किसके इशारे पे हुआ? आप डिबेट हमारी दूसरी तरफ जा रही है। कांग्रेस का कोई पार्टी, बात तो वैसी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का कोई तो हमारा दुर्भाग्य है ना, कांग्रेस का या किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति किसी भी अपराध में पकड़ा जाता है, किसी भी अपराध में पकड़ा जाता है, तो वो पार्टी का आदेश से करता है। वो तमाम राजनीतिक दलों के सदस्य आज हत्या, अपराध, बलात्कार जैसे अपराधों में, काफी विषयांतर हो जाएगा। एक बात मैं बोलना चाहता हूं, विशुद्ध राजनीति के तहत इस तरीके की बात बराबर होनी चाहिए, अलग-अलग नहीं हो सकता। आधार नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है। एक मिनट, ये अब दूसरी तरफ बहस चली जाएगी। एक बात जरूरी है, सबके लिए नियम बराबर होना चाहिए। इम्तियाज जलील साहब, दूसरी बात जो डॉक्टर फहीम बेग ने कही वो ये कि आप सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे ये कर रहे हैं। मदद तो आप यूं भी करते थे, बेवजह साहब आता हूं मैं, आप मदद तो और भी संगठन करते हैं, लेकिन आप इसका अनाउंसमेंट कर रहे हैं। असली मुद्दा कुछ और है। दरअसल बात यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति, ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो एनआईए द्वारा पकड़ा गया है, आतंकवाद जैसी अपराध के लिए या उस पर आरोप में पकड़ा गया है, उसको अगर कोई लीगल एड देने की कोई राजनीतिक पार्टी देती है, तो उसको एक राजनीतिक संरक्षण और मनोवैज्ञानिक बल मिलता है। हम इसलिए उसके खिलाफ हैं। ये बात तो फॉर्मर पुलिस ऑफिसर्स भी कह रहे हैं। एक मिनट, पूरे देश में जितने भी, मैं ऑब्जेक्ट करना चाहूंगा। आकाश जी मुझे दो सेकंड दीजिए, मैं ऑब्जेक्ट करना चाहूंगा अवस्थी जी को जो आरएसएस से हैं। क्या इस देश में आधे से ज्यादा, सुनिए, आधे से ज्यादा राजनेताओं पर दुनिया भर के घोटालों के आरोप हैं, उन पर इल्जाम हैं। बहुत सारी विधानसभाओं के विधायक, बहुत सारे सांसद, अगर ये इसी आधार पर किसी को मुजरिम माना जाए तो मैं समझता हूं आधा संसद खाली हो जाएगा और आधी विधानसभाएं खाली हो जाएंगी और देश का जो काम है वो गड़बड़ हो जाएगा। ये पूरा ना दूसरी तरफ चले जाएगा। मुझसे सवाल क्या आपका? मुझसे आप सवाल, कानून अपना काम ना कर दे। मुझसे आप सवाल जो पूछना चाहते हैं वो मुझे बताइए, आपका जवाब दूंगा मैं। सवाल हम करते हैं आपसे, मैं ये पूछना चाहता बात दूसरी चल रही है। हम एक बात इस कहना तरह चाहते के, हैं क्या जिसको हिंदुस्तान में ने खुद कहा था, हमारे फॉर्मर आर.के. सिंह जो आज बीजेपी के एमपी हैं, दो कानून उन्होंने खुद कहा था हिंदू आतंकवाद करने वाली एक मिनट, मैं आप सबको रोक रहा हूं। एक मिनट, मैं आप सबको रोक रहा हूं। जरा मुझे पटरी पर वापस से पूरी तरह बात को लाने दीजिए। विक्रम सिंह जी, मूल मामला यहीं पर आकर टिक जाता है कि एनआईए अगर जांच कर रही है, आईएसआई जैसे बर्बर आतंकी संगठन के साथ 11 में से 6 लोगों को छोड़ दिया जाता है, उसके बाद एनआईए कहती है कि 5 लोग हैं जिनकी हम अब जांच कर रहे हैं। इस तरह की मदद करना, लीगल एड देना, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी, ऐसा राजनेता जो आपके साथ में आकर खड़ा हो जाए, ऐसे में क्या युवा और पथ भ्रमित नहीं होंगे? निसंदेह होंगे आकाश जी, भ्रमित होंगे और उन्हें गलत संदेश जाता है। हर केस में आपने पहले ही कहा कि एनआईए ने जिनको बेकसूर प्रथम दृष्टया पाया, 5 लोगों को तुरंत रिहा कर दिया। अगर किसी स्टेज पे कोई भी बेगुनाह पाया जाता है, वो भी रिहा किया जाएगा। यह कह देना कि मालेगांव के 100% कन्विक्शन हमारे देश में, विश्व में कहीं नहीं होता है,
एक्विटल होता है, बेनिफिट ऑफ डाउट होता है। अगर आप समझते हैं मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है तो आप अपील कर सकते हैं। कितने पुलिस ऑफिसर हैं, आईएएस अफसर हैं, एफआईआर होते ही उनके निलंबन हो जाता है। एक कॉमन शहरी के लिए कि अगर एफआईआर होती है, आप बैंक से लोन नहीं ले सकते, तमाम आपकी सहूलियात खत्म हो जाती हैं। और आप कह रहे हैं कि साहब इसके बाद हम इनके ऊपर कानूनी मदद करेंगे। कानूनी मदद सरकार का देना काम है, जहां जरूरत होगी बिल्कुल दी जाती है सरकार के द्वारा। लेकिन हम ये पेशकश कर दें, एक बहुत ही नकारात्मक संदेश जाता है एनआईए के ऊपर, एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है उसकी कार्य पद्धति के ऊपर, और एक दूसरी उप संस्कृति को हम जन्म देते हैं। देखिए मीम अफजल साहब थोड़ी देर से बोलने की कोशिश कर रहे हैं। जी मीम अफजल साहब आता हूं आपके पास। जी, ये जो मामला है एनआईए वाला हो या जो भी हो, मैं एक बात बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो सोच ओवैसी के उन 5 बच्चों के लिए है, मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि भारत के सच्चे मुसलमानों की वो सोच नहीं है। ओवैसी वो कदम उठाते हैं कि हर आदमी ये सोचता है कि सारे मुसलमानों की सोच ये होगी। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमारी सोच वो नहीं है, मीम अफजल साहब की सोच वो नहीं है। हिंदुस्तान के जो 80% 90% मुसलमान हैं, उनकी सोच ओवैसी से मेल नहीं खाती। अगर खाती होती तो आज ओवैसी को भारत के मुसलमानों ने सर पे बिठा रखा होता, उसे नकारा। मौलाना जी मीम अफजल साहब बोले। 90% क्यों कह रहे हैं मौलाना? आप 90% क्यों कह रहे हैं? आप 10% 99% लोगों की सोच वो नहीं है। दूसरी बात, मैं अभी एक बात और कहना चाहता हूं। देखिए, अभी सिंह साहब ने पहले भी कुछ तबसरा किया और अभी भी किया। सिंह साहब रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं जी, और पूर्व डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश के। जी जी, और उत्तर प्रदेश को हमसे ज्यादा जानते हैं, मैं भी वहीं से आता हूं। उन्होंने कुछ बातें कही, मैं उनकी पूरी बातों से किसी हद तक इत्तेफाक करता हूं, लेकिन उसके बावजूद मैं जानता हूं कि पुलिस का हमेशा एक अपना माइंडसेट होता है, उसी हिसाब से वो लोग बात करते हैं। वो जिस वक्त आदमी को गिरफ्तार करते हैं तो ये मानकर ही गिरफ्तार करते हैं कि वो मुलजिम नहीं है, मुजरिम है। लेकिन फैसला अदालत करती है। मैं यहां किसी की हिमायत नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपने जो पॉइंट्स उठाए हैं उसकी तरफ जी आप एनआईए की विश्वसनीय और बहुत बड़ा उसको वो बता रहे हैं। ये एनआईए थी ना जिसने साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट अभी दी थी और अदालत ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसकी बेल रिजेक्ट कर दी। ये एनआईए थी। आप इस एनआईए के बारे में जो इतना लंबे चौड़े भाषण दे रहे हैं, जी हाँ, मैं भी जब सरकार में था तो एनआईए के बारे में यही बात कहता था। लेकिन सरकार के अगर इशारों पर एनआईए काम करेगी तो सवाल उठेंगे और जरूर उठेंगे। आज जो मैंने शुरू में कहा बिल्कुल गलत किया, इसका ऐलान ही नहीं करना था। अगर उन्हें मदद देनी थी करते, कौन रोक रहा था उनको? एक चीज और है कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला हो जाए तो वहां पर हर प्रकार की राजनीति बंद होनी चाहिए, ये भी एक महत्वपूर्ण मसला है। मैं आपके पास लौटूंगा इसके लिए। जफर इस्लाम साहब के पास मैं जा नहीं पाया हूं। जफर साहब, मैं आपसे 200% जी 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 200% मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं। 200% आपसे इत्तेफाक करता हूं। सिक्योरिटी का जब मामला हो राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर काफी देर से आप बोल रहे हैं, आप कोई ऐसा काम करते हैं जो उसको शोभा नहीं देता तो उस पर सवाल उठेगा। ये डेमोक्रेसी है। काफी देर से बोल रहे हैं, कुछ हम लोगों को ही बोलने का मौका दीजिए। देखिए, जो भी जरूर बोलिए है या इंडिपेंडेंट एजेंसी है, उसको यूपीए ने किस तरह से यूज किया है, वो उसका मुजाहरा आप लोगों ने अपनी, आपकी सरकार थी, आपने सही फरमाया कि आप इस तरह की बातें करते थे, लेकिन एजेंसीज को आपने यूज किया है। हम आपको पूरे तौर से जफर साहब आपको बताना चाहते हैं कि हमारी सरकार किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करती है एजेंसीज की तरह। अगर नहीं, आप सुन लीजिए पहली बात, आपकी नहीं अमीम साहब, आपकी सरकार थी जब कई मुसलमान बच्चे पकड़ाए और उनको सालों साल गुजर गए, लेकिन उनको कोर्ट ने रिहा किए। आज यही एनआईए है, जबकि उसको साफ साफ देखिए कि दिल्ली में भी पकड़ा 14 लोगों को, 11 लोगों को फौरन छोड़ दिया जिनके बारे में कोई सबूत नहीं था, सिर्फ 5 लोगों को। अगर हैदराबाद का मिसाल दें तो हैदराबाद में भी ऐसा है। देखिए, समझना पड़ेगा एक चीज मीम साहब, ये हम एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हम जब तक डिनायल मोड में रहेंगे ना,
ये इस तरह की बातें होती रहेंगी। हम खुल के सामने ऐसे आए आकाश जी, और इसका मुजाहरा करें जैसे इल्जामात अभी आप मैं यार जलील साहब कह रहे हैं। बतानी पड़ेगी ना, सच्चाई बतानी पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं, साध्वी प्राची ने कहा है कि जाकिर नाइक का सर लेकर के आओ, 50 लाख रुपए ले जाओ। याकूब कुरैशी ने कहा था कि डेनमार्क में, जिसने डेनमार्क में नबी का कार्टून बनाया है, उसका सर ले आओ, 51 लाख रुपए देंगे। पुलिस ढूंढती हुई याकूब कुरैशी को, आज प्राची को क्यों नहीं ढूंढ रही पुलिस? बाहर नहीं आते, खुल के इसकी मजम्मत नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं दबे अंदाज से मजम्मत करते हैं। इस वजह से लोग इसको मुस्लिम समाज से हट के नहीं देखते। अगर हम कहते हैं कि मुस्लिम, ये तो मुस्लिम नहीं है, अरे भाई मुस्लिम नहीं है तो क्यों नहीं पाकिस्तान जैसे कंट्रीज पे सैंक्शन लगता है? अगर ये मुस्लिम नहीं है तो क्यों नहीं सऊदी अरब कहता है कि ऐसे लोगों के स्कॉलर्स वहां खड़े होकर कहते हैं इनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया जाए? तो नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह के डिनायल मोड में रहेंगे, हम इस तरह के सपोर्टिव मोड में रहेंगे तो हम कभी कौन सपोर्ट कर रहा है जफर साहब? अपने कम्युनिटी का फायदा जफर नहीं साहब कौन सपोर्ट कर रहा है? आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप, हम कोई डिनायल मूड में नहीं है। आप सबको कटघरे में खड़ा करना चाह रहे हैं। बोल रहे हैं आप जिस तरह के आप एनआईए के बारे में बात कर रहे हैं, एनआईए को बिल्कुल आपको इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। एनआईए ने 14 लोगों को पकड़ा, जिसमें से 11 लोगों को फौरन छोड़ दिया। आप उसकी मंशा को समझिए, इंटेंशन को समझिए। अगर वैसा होता तो आपकी सरकार जब थी, आपको कई ऐसे मिसाल दे सकता हूं जबकि आपकी सरकार ने पकड़ा लोगों को मत उठाइए। आप गलत बयानी कर रहे हैं, उसको मिली। जफर साहब गंभीरता से सोचने की भी जरूरत है। शांति के लिए डिनायल में है वो लोग जिनको उन्होंने छोड़ा। इस्लाम साहब, आप ये बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। सही रवैया था। और आगे में भी जब भी इनको आप ये कहिए कि जो लोग मुलव्विस है उनको पकड़ो, जो लोग नहीं है, जो गुनाहगार नहीं उनको छोड़ना चाहिए। इस बात की जब तक आप प्रशंसा नहीं करेंगे तब तक ऐसे लोग साहब यही सब कह रहे हैं। जफर साहब यही सब कह रहे हैं, डैमेजिंग स्टेटमेंट यही कहते आए और यही कह रहे हैं। जो मुजरिम है वो मुजरिम है, जो मुल्जिम है वो मुल्जिम है। हमने कब उनका साथ दिया है? कब हमने उनको सपोर्ट किया है? नहीं, मीम साहब मेरी गुजारिश ये है, हम तो वैसी सब के खिलाफ बोल रहे हैं। करने वाले स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आप आरएसएस पे ले जा रहे हैं, आप यहाँ ले जा रहे हैं। मीम साहब, आपने एनआईए के ऊपर और न्यायपालिका के ऊपर, उसकी कार्य पद्धति के ऊपर हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। एक मिनट आप सबको रोक रहा हूँ, थोड़ा सा रोक रहा हूँ। एक क्लैरिफिकेशन डिबेट खत्म होने से पहले होना जरूरी है, क्योंकि मीम अफजल साहब ने कहा था कि जो पुलिसिया सोच विक्रम सिंह जी की है उसमें वो सही ही ठहराएंगे जो एनआईए करेगा उसको। एक मिनट, सबको थोड़ा सा रोक रहा हूँ, लौटूंगा आपके पास। सब एक मिनट रुकिएगा। विक्रम सिंह जी उस पर क्लैरिफिकेशन देना चाह रहे हैं। विक्रम सिंह जी। मीम साहब, आप काबिल एहतराम है, आपका बड़ा लंबा तजुर्बा है शासन प्रशासन का। आप ये कतई मान के न चलिए कि पुलिस वाले कहीं चांद से आते हैं, इसी समाज के हैं, आप ही के भाई हैं और अपने जमीर, अपनी अंतरात्मा और भगवान को हाजिर नाजिर मान के काम करते हैं। कोई फर्जी काम और बेगुनाह को जेल भेजना न हमने कभी सीखा है, न इसको अलाउ करते हैं। मेरे ऊपर भी मुकदमे चले हैं, सिटिंग डीजी होते हुए भी मेरे ऊपर मुकदमे चले हैं, लेकिन यहाँ न्यायपालिका। भीम साहब, मेरी गुजारिश है, बस थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा। मैं आप पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। नहीं, मुझे मालूम है भीम साहब, आपकी वालिहाना मोहब्बत है मेरे ऊपर और मैं शुक्रगुजार हूँ। और आप जो कह रहे हैं वो आपको कहना ही चाहिए, वो आपको कहना ही चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मेरा जमीन इसकी इजाजत दे रहा है, इसलिए कह रहा हूँ। मैं पॉलिटिशियन हूँ, जहां तक जमीन की बात है, मैं किसी से उन्नीस नहीं हूं, किस पढ़ूंगा सब डिपार्टमेंट से आए हैं। आपकी सोच में मेरी सोच में बस यही फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बजा फरमाया। मेरी गुजारिश ये है कि मेरे ऊपर भी केस चले, लेकिन यहाँ की न्यायपालिका को सलाम करते हुए सच्चाई उसकी बुनियाद के ऊपर, इंसाफ की बुनियाद के ऊपर मुझे एक बार नहीं 3 बार बेगुनाह कहा है। लेकिन अगर मैंने कह देता कि साहब मेरे ऊपर तो फर्जी केस और मैं बेगुनाह, मेरे ऊपर तो बड़ा जुल्म हो रहा है, लेकिन कुछ वजूहात ऐसे हुए। इन चीजों को इशू बना करके देश को बांटने का काम न करें ये लोग। मीम साहब, कैटेगरी से इस टॉपिक पे हमने बात कर ली। अवनीश जी, इतनी पब्लिसिटी क्यों दी जा रही है? ठीक है अवनीश जी। मीम साहब, मैं सचमुच आज राजनीति के मुद्दे पे नहीं आना चाहता था। सुप्रीम कोर्ट ने रंजीत सिन्हा के बारे में क्या कहा है ये आपको मालूम होना चाहिए। उसका कौन राजनीतिक उपयोग कर रहा था? संजीव भट्ट का राजनीतिक उपयोग कौन कर रहा था? आपकी 10 साल तक सरकार लगातार उसको उपयोग करती रही और आप दूसरों की तरफ उंगली उठाते हैं। अपने बारे में बोलिए ना, अगर आप इतने ईमानदार हैं। ईमानदार है तो करिए। कोलगेट में रंजीत सिन्हा ने क्या किया? सर्टिफिकेट है आपका, ये आपके पास सर्टिफिकेट है? मेरे पास सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। संजीव भट्ट के बारे में भी और रंजीत सिन्हा के बारे में गलत काम किया तो आप भी गलत काम करेंगे क्या? नहीं, अरे आप अपने बारे में बोलिए ना, अपने बारे में बोलिए
कि हमने रंजीत सिन्हा का आपके मिसयूज पास किया, सर्टिफिकेट हो गया क्या? रंजीत सिन्हा का दुरुपयोग किया, हमने संजीव भट्ट का रोजाना दुरुपयोग बोलते किया। कांग्रेस ने ये किया, आप इसलिए बोलिए ना हम इस कर बात रहे को, हैं। आप उसको गोल क्यों कर गए? बोलिए इसको। मैं आपसे पूछ रहा आप हूं स्वीकार करिए कि इसको, अगर क्या हमने जो किया? कुछ किया आप स्वीकार वही करिए, करेंगे आज आप क्या? स्वीकार करिए कि रंजीत सिन्हा का हमने दुरुपयोग किया, करिए मैं स्वीकार बाद में आज करूंगा। आप स्वीकार पहले करिए मैं कि आपसे संजीव पूछूंगा, भट्ट और ये रंजीत आपके सिन्हा पास का सर्टिफिकेट है क्या? आपने दुरुपयोग किया, स्वीकार करिए ना। आपके पास सर्टिफिकेट अब है आप क्या? स्वीकार करिए ना। आप एक मिनट, इसके पहले की स्वीकार डिबेट करिए खत्म ना। आप स्वीकार करिए आप इस बात सबको को। रोक रहा हूं, आप सबको रोक रहा हूं। किसने किया? हाँ, स्वीकार कर लीजिए आप। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं। किसने किया? स्वीकार कर लीजिए आप। अवनीश जी एक मिनट मीर अफजल साहब, ये बहस तो आजादी समाप्त से नहीं पहले होगी, आपने राजनीतिक क्या बहस किया? बन जाएगी। स्वीकार करेंगे आप? मैं ये पूछना चाह रहा हूं, हाथ उठा के कितने लोग इस बात के समर्थन में हैं कि ओवैसी जो मदद करने की बात कर रहे हैं वो गलत है? कितने लोग हाथ उठा के बताएं, कह रहे हैं कि गलत है? आपको ये तो दोनों उठा जफर साहब का हाथ देर से आया, मुझे लगा कि जफर साहब दूसरी तरफ चले पर मीम अफजल साहब, क्या ओवैसी ने जो की लीगल एड के मदद की बात की वो सही की मैंने गलत आपको की? कहा कि इस तरह की मदद करने पर कोई पाबंदी है या नहीं, कानून बताएगा। लेकिन आज से पहले कुछ जमातें ये काम कर रही थी, कभी उनको कानून ने नहीं रोका। कोर्ट देशद्रोह है नहीं ये बता रही है, लेकिन इस केस में ओवैसी का कदम सही है कि गलत है? आप ब्लैक एंड व्हाइट में कहां खड़े? आपने हाथ खड़ा नहीं किया और फहीम देख से आपने कैसे परंतु के साथ बिल्कुल स्पष्ट कानून तय करेगा। बात करेंगे कुछ किंतु परंतु, यस हाँ नहीं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास समय समाप्त हो गया है। 4 लोग बिल्कुल क्लियर ये कह रहे थे कि ओवैसी ने जो भी किया गलत किया। 2 लोग थे जिनका उस पर कुछ कहना था, वो बातें पहले भी हो चुकी हैं। दर्शकों की राय भी अब समझ लें। सवाल हमारा यह था, क्या आईएसआईएस से संबंधों के आरोपियों का समर्थन कर ओवैसी ने देशद्रोह किया है? बहुत सारे मैसेज हमारे पास आए हैं और 90% दर्शकों की राय यह है कि उन्होंने गलत किया है, और वो तो यहां तक देशद्रोह तक की संज्ञा को भी वो सही ठहरा रहे हैं। बहरहाल ये कोर्ट में मामला है, फैसला इस पर कोर्ट को करना है, और बहुत सारी चीजें और भी होंगी जो कोर्ट देखेगा। 10% दर्शकों ने नहीं में जवाब दिया है। ट्विटर का पूरी तरह ट्रांसपेरेंट पोल होता है, एक एक वोट आपके सामने, आंखों के सामने आ रहा होता है। सवाल यही था, और जवाब जो है उसमें 94% और भी ज्यादा लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं, ओवैसी को गलत ठहरा रहे हैं। सिर्फ 6% लोग ओवैसी के समर्थन में है इस मुद्दे पर। हम तो पूछेंगे, मैं आज इतना ही।